तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो कौन सा था? एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, आज इसका हम लोग करेंगे डेरिवेशन और हम देखेंगे क्या होता है फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। अभी एनर्जी वाली बात पहले से ही हम लोग क्लियर है कि जहां पर चार्ज स्टोर हो रहा है तो वहां पर कुछ एनर्जी होगी या नहीं होगी। जब पोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू। अगर ये 10th वाली डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आपको रिलेट करना है ना तो आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला होना चाहिए। कौन सा? V इज इक्वल टू क्या होता है? अब ये सब तो पढ़ के आए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में, अगर वो भी नहीं याद है तो गलत बात है ना। और वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन एनर्जी होती थी। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया आपका? पोटेंशियल इनटू चार्ज। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर चार्ज है और पोटेंशियल है तो उसका मतलब है कि वहां पर एनर्जी भी होगी। तो कैपेसिटेंस के अंदर एनर्जी तो स्टोर होती है। अब कितनी होती है और कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। अभी तो एक हो गया कंसेप्चुअल का। ठीक है, चलो देखो, अगर हमने ले लिया एक सी, क्या है? एक आपका कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है? कैपिटल सी। कैपिटल सी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, है ना। तो एक कैपेसिटर के अंदर जो सी कैपेसिटी कितनी है? कैपिटल सी। ऑन बीइंग कनेक्टेड टू अ बैटरी, उस कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसा कि एक एनिमेशन ऑलरेडी तुमने देखा हुआ है, पीछे एक एनिमेशन देखा था ना हम लोग ने, फिर से उसको देखेंगे। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ये भी ठीक है, लेकिन और अच्छा वाला कहाँ है? ये सबसे अच्छा ये है। एक कैपेसिटर है और उसको एक बैटरी से हम लोग ने कनेक्ट कर दिया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। ठीक, तो यहां पर आगे देखते हैं। तो अगर हमने बोला कि अगर स्मॉल क्यू चार्ज, ठीक है, ऑन द कैपेसिटर है, अगर आप किसी भी टाइम टी पर, ठीक है ना, मैंने मान लिया एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, अगर चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है? ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू स्मॉल क्यू। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू क्या होता है? C इंटू वी, यही तो होता है ना। Q इज इक्वल टू क्या होता है? C। तो मैं इस Q को लिख सकता हूं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, जो कि पहले से नोन है। क्या होगा भैया? इसकी कैपेसिटी कितनी है? C दिया हुआ है, और उस इंस्टेंट में वोल्टेज कितना मान लेते हैं? V। यही तो होगा ना। समझ में आ रहा है? सिंपल है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखिए नेक्स्ट, लेट द बैटरी सप्लाई a small amount of charge dq। हमने कहा कि मान लेते हैं कि अब अगर टोटल चार्ज हमने देखा कितना है? स्मॉल q, तो उसका एक स्मॉल पोर्शन कितना होगा? मैंने क्या सिखाया? डेरिवेटिव अगर लग जाता है किसी भी क्वांटिटी के आगे तो उसकी वेरी स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैंने बोला कि अगर फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dq चार्ज आपका सप्लाई कौन कर रहा है? ये बैटरी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, एट कांस्टेंट पोटेंशियल। लेकिन जब वो सप्लाई करता है उस टाइम पर जो पोटेंशियल है वो कितना है? V। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना है? V। ठीक है, समझ में आ रहा है? और V चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट बना हुआ है। तो फिर देन द करेस्पॉन्डिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तब जो आपकी एनर्जी होगी कैपेसिटर, उसको कैसे डिनोट करेंगे? अब लिखिए, स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको डेराइव करेंगे पूरा। ठीक, मैंने अभी तुमने फॉर्मूला क्या दिखाया? मैंने कहा था ना V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q, है ना। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? है ना, समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से, मैं यही यूज करूंगा। ये पता है कहां पढ़ा था? 10th क्लास में एनसीईआरटी में, चैप्टर का नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर उन्होंने पढ़ा था ये फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक का नाम है, वो वहीं लिखा हुआ है। V इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q थ्रू अ कंडक्टर, है ना। पोटेंशियल के अंदर भी पढ़ा है, तो ये बहुत पुरानी कहानी है। और जिसको 10th नहीं पढ़ा, तो अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मुझसे पढ़ा ही था ना, उसमें तो पढ़ा ही होगा। ठीक, और कुछ वो भी नहीं पढ़ा तो फिर जितना कह रहे हैं मान लो, चुपचाप का ही बहस कर रहे हो। एक 11 तो पढ़ी होगी, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम होता है क्या? वर्क को ही अपन एनर्जी के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो जब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो भैया यहाँ होता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन एनर्जी फॉर स्मॉल चार्ज, एनर्जी में चेंज आएगा वो कितना आएगा? क्या? अब बताओ। वही जो तुमको नहीं पता। ठीक है, V क्या है बेटा? कांस्टेंट पोटेंशियल। और चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ? समझ में आ रहा है?
तो अभी फॉर्मूला बनाया था V इंटू क्यू ही वर्क डन होता है और वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी डिनोट कर सकते हैं। तो ये जाएगा du इज इक्वल टू V dq। ठीक है, तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर इस dq को चेंज करके क्या कर दूं, q कर दूं, तो ये पोटेंशियल भी पूरा टोटल पोटेंशियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लिखना स्टार्ट करो, फिर इंटीग्रेशन से करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूलेज हैं, उन्हीं फॉर्मूलेज से सारी चीजें सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा हमारे पास जो सिंपल फॉर्मूलेज हैं उसी का यूज करेंगे, कुछ भी कॉम्प्लिकेट करने वाले नहीं है। जैसे कि जो हमें फॉर्मूले सिखाए गए, जो मैंने सिखाए हुए हैं, कौन कौन से फॉर्मूले, इसी को रीअरेंज कर लेते हैं। तो अगर मुझे v लिखना है तो v को मैं लिख सकता हूँ q अपॉन, लिख सकता हूँ ना बॉस, है ना। तो मैक्सिमम चार्ज कितना सप्लाई हो रहा है, यही हो रहा है। तो अगर हम लिखना चाहते हैं फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल द रेशियो विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। कैपिटल सी इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट वैल्यू। सी क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है। कैपेसिटेंस का मतलब हो गया कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैपेसिटी है हमारे कैपेसिटर की। तो ये कांस्टेंट रहेगा। हमारा चेंज क्या कर रहा है, सिर्फ हमारा क्यू चेंज हो रहा है ना। तो मैं यहाँ पर v अगर कांस्टेंट होगा तो इसी वजह से कांस्टेंट होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि हो जाएगा q अपॉन c dq। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर कुछ चेंज हो रहा है तो चार्ज इज चेंजिंग, जो dq आपका ऐड होता जाएगा तो किधर की तरफ वही तो चेंज करेगा। तो इस पे इंटीग्रेशन लग सकता है कि लगता है, बिल्कुल लग सकता है। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से, 0 से u तक। c इज कांस्टेंट, उसको बाहर ले सकते हैं, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा सकते हैं ना। चलो करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। इंटीग्रेट तो कर ही लोगे, क्यों भी नहीं कर पाओगे। तो अगर हमने कहा स्मॉल क्यू चार्ज के लिए, अगर मैंने कहा कि इसको हमें कैपिटल क्यू चार्ज तक इसको फ्लो कराना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आएगा। तो आपको अच्छे से पता है कि du को हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उतना अमाउंट ही ऐड करते हैं बार बार। तो du क्या है, अगर जिसको नहीं आता, जिसको ट्रिक पढ़ने की आदत है, जिसको ट्रिक वाली बीमारी बहुत है ना, तो बताना ही पड़ता है। जिसको नहीं पढ़ना है ट्रिक जानना है, तो भैया देखो अगर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव लगा हुआ है और जो भी क्वांटिटी है ये ऐसे कट जाएगा, बचेगा ये लीजिए। ठीक है, ठीक, ये क्या है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, कट गया बचा क्या। ठीक, अब u पे लिमिट लगेगी। अगर इस पे लिमिट लगी है तो जो लिमिट वहां है वही लिमिट, समझ में आया। अब जब ऐसा नहीं है, जैसे इस केस में नहीं, क्योंकि यहाँ देखो जिसके रिस्पेक्ट में करना है वही रखा हुआ है, तो यहाँ पर वो काम हम नहीं कर सकते। यहाँ पर ये अकेला था, है ना, देखो यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसलिए ये कट गया। लेकिन यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ तो फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है भैया, बताओ, x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, चलो भाई कहां थे। तो ये क्या हो जाएगा, q dq, क्योंकि पावर कितनी है 1। ठीक, फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका q स्क्वायर अपॉन, यही तो होगा ना, क्योंकि 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो मैंने क्या सिखाया, यहाँ जो बाहर है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर पे इंटीग्रेशन लगता नहीं है। तो c क्या है भैया, कैपेसिटर एक कांस्टेंट वैल्यू है, 1/c बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन कहां से कर रहे थे बेटा, यहाँ से यहाँ तक कर रहे थे ना, तो लिमिट लगा दो। अब प्रॉब्लम क्या है कि लिमिट कैसे पुट करते हैं, ये हमें सीखना पड़ेगा। तो अभी करते हैं, इसको भी सीख लेते हैं। है स्लाइड पे, देखो, तो हमने ये सीख लिया कि हमें ये वैल्यूज कैसे निकालेगी। अब हमें बस लिमिट लगाना सीखना है। 1/c बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या था बच्चे, ये q स्क्वायर था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 0 से कैपिटल, है ना। तो पहले क्या होता है, पहले हम इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो u था तो v पुट कर दी, ठीक है, माइनस फिर लोअर लिमिट। अब u की वैल्यू क्या हो जाएगी, c, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1/c। अब जब भी वेरिएबल, जो यहाँ लिमिट होती है वो वेरिएबल के लिए होती है, किसी नंबर के लिए नहीं होती। तो नंबर एज इट इज रहेगा, चाहो तो नंबर बाहर निकाल, सबसे बेस्ट क्या होता है, नंबर बाहर निकाल, तो नंबर को बाहर निकाल, ठीक है। तो नंबर क्या है आपका 1/2। अब अंदर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा करना, क्योंकि सिर्फ हमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है। तो ये जाएगा 1/2c, और ये जाएगा आपका, बताइए, एक बार अपर लिमिट, तो स्मॉल क्यू की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू। अब उसका होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर, माइनस 0 का सिंपल, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये u माइनस 0 क्या होगा, u, तो u इज इक्वल टू आ गया 1/2c इंटू,
ये आपका फॉर्मूला, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। ठीक, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। कुछ नहीं, फॉर्मूले ना याद हो तो एक शीट लेकर के आओ, उस शीट से करो, तभी पढ़ पाओगे, सेलेक्ट होना है तो। नहीं तो अगर टाइम पास करना है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे बस मुझे बता दीजिए कि सर डोंट डिस्टर्ब मी, आई विल नेवर डिस्टर्ब यू, परमानेंट, लिटरली, ऐसे ही ऐसे। लेकिन अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो फिर हमें आउटपुट चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ें। अब इसका दूसरा फॉर्म अगर आपसे कहें तो आप क्या कर सकते हो? अब फॉर्म कन्वर्जन तो आप छोड़ सकते हैं, मुश्किल ही है छोड़ना। एक ही फॉर्मूला है भैया, बताओ। अभी तो बताया था Q इज इक्वल टू क्या था, CV था कि नहीं था, है ना? तो इसका मतलब इसका यूज करके अपन इसको चेंज कर सकते हैं चाहे तो, है ना? क्या हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला क्या बन गया 1/2 CV स्क्वायर। तो लिख लेते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा 1/2 C इंटू Q की जरूरत क्या जाएगी C इंटू V का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा 1/2 C इंटू C स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। एक लास्ट एक और फॉर्म होता है, दैट इज अगर हमें चार्ज और वोल्टेज के फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? C इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, Q अपॉन V। C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V होगा ना, तो जस्ट पुट इट। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 क्या आ जाएगा यहाँ पर Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर। अब ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके तीन ही फॉर्म बने, मैं सारे यहाँ लिख देता हूँ। तो U इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 C Q स्क्वायर, पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म हो गया 1/2 CV स्क्वायर, एंड तीसरा फॉर्म क्या हो गया 1/2 Q। बस इतने ही फॉर्मूले, और ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी इन स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल V। ठीक, ये हो गया कंप्लीट टॉपिक। अब बताए क्या हुआ है, अभी कुछ ट्रेंड बदला है तो उसमें क्या कर दिया, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मैंने ये ऐसे बोला है सरल भाषा में, मैंने कहा किसी का फायदा हो रहा है तो किसी का नुकसान भी तो हो रहा होगा। और अभी अपन ने समझा कि एक बैटरी से कनेक्ट किया था कैपेसिटर, एक बैटरी इस्तेमाल करी थी ना, तो जो एनर्जी स्टोर हुई वो किसने दी होगी। ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछे गए, क्वेश्चन जानबूझ के पूछेगा। अब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात है, और सिर्फ प्लस में फेर है। तो कह दिया कि बताओ कितना वर्क किया बैटरी ने इस एनर्जी को स्टोर करना। तो एक टॉपिक बन गया नया यहाँ से, वर्क डन बाय बैटरी। इसका फॉर्मूला भी लिखिए। अगर आप कुछ लगाना चाहते, गलत ही बता दो, ट्राई करो, ट्राई करने में क्या बात है ना? तो वर्क डन का कंसेप्ट वही कर पाएगा जो इतनी सी बात जानता है कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। देखो फिर से 10th क्लास, मैं 10th क्लास के ऊपर आऊंगा ही नहीं, 10th क्लास से ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। 10th क्लास में सिखाया था ना, वही तो सबसे पहले बैटरी लगाई थी। सबसे पहली बार बैटरी कहाँ लगाना सीखा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। उसमें क्या करते, एक सर्किट बनाते थे और सर्किट में एक बैटरी लगाते थे, वो बैटरी ही करंट सप्लाई करती थी, है ना? उस करंट को फ्लो कराने में हम लोग कहते थे अगर चार्ज Q फ्लो हुआ उस करंट के अंदर तो पोटेंशियल इज इक्वल टू होता था वर्क डन अपॉन चार्ज। अब अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी इक्वल टू चार्ज जो उसने सप्लाई किया, ठीक है, इनटू अब चार्ज सप्लाइड इनटू पोटेंशियल। अब इसमें एक कंसेप्ट और आ जाता है, क्यों 1/2 नहीं आएगा, जैसे उसने 1/2 बोला नहीं आएगा, क्योंकि देखो उसने सप्लाई तो कर दिया लेकिन पहुंचा नहीं। क्यों? बीच में रेजिस्टेंस आएगा, बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, जो कि लॉस भी तो होता है। उस लॉस के कारण आपके पास जो आपका एनर्जी स्टोर हुई वो हमेशा कम होगी सप्लाई से। अगर सप्लाई किया हुआ सारा का सारा स्टोर हो जाएगा तो 100% इफिशिएंसी नहीं हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कहाँ गया फिर? इसका मतलब ऐसा वायर तुमने प्रोड्यूस कर लिया जो कि सुपर कंडक्टर है, जीरो रेजिस्टेंस, इट इज इम्पॉसिबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर बैटरी ने चार्ज कितना सप्लाई किया था Q और बैटरी का पोटेंशियल कितना था V, तो वर्क डन बाय बैटरी विल बी इक्वल टू QV। समझ में आया? ये कंसेप्ट है, इसमें आपको लॉस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई हम रिवर्स नहीं कर सकते।
अगर हम इसको हाफ सी वी स्क्वायर लिखते हैं तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं कि माइनस हाफ सी वी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हाफ इसलिए आ रहा है क्योंकि लॉस हो रहा है और यहाँ लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सप्लाई किया ना हमने, दे दिया, तुम तक ना पहुंचे तो हम क्या करें? समझ में आए? तो सवाल में ये छुपा हुआ था, यही सबने गलती करी थी। जो उसमें एमसीक्यू में पूछा गया उसमें ऑलरेडी हाफ लगा करके रखा गया था, तो आप में वहां पर अच्छा हाफ भी लगाया और आपको ये भी दे दिया, तो उसमें क्या खेल हो गया? उसमें वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। उसने लिखा हुआ था स्टेटमेंट में प्रॉपर लिखा हुआ है कि चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इज Q एंड द पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर व्हिच इज डिलीवर्ड बाय बैटरी ओनली इज V। पोटेंशियल जो सप्लाई कर रहा है वो V सप्लाई कर रहा है, तो बैटरी ने पोटेंशियल बता दिया, चार्ज बता दिया। अब वर्क डन पूछ रहा है, तो उसका तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज गुणे, अभी तो बताया मैंने, है ना? तो उसके हिसाब से ये ऑप्शन बैठ रहा था। अब पहुंचा कितना वो अलग खेल हो जाएगा, क्योंकि लॉस भी आता है ना बीच में। तो ये हो गया, इसको याद रखना है इस बात को। ठीक है, चलो लिख लो इसको। लिख लिया? yes, चलो नेक्स्ट सेटिंग देखते हैं। अब थोड़ा सा अलग है, अब हम लोग थोड़ा सा पोटेंशियल से छुट्टी ले लेते हैं। ठीक है, और अब सरफेस की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं और परमिटिविटी की बात करते हैं, और देखते हैं कि बिना पोटेंशियल के भी क्या हम लोग किसी सिंगल बॉडी पर कोई चार्ज होगा तो उसकी भी तो कैपेसिटी होगी। जैसे स्फेरिकल कंडक्टर रखा हुआ है, स्फेरिकल है ना, अरे मैंने एक बॉल रख दी, उस पर चार्ज देता जा रहा हूँ, तो उसकी भी तो एक कैपेसिटी होगी ना, तो वो भी तो एक कैपेसिटेंस उसके पास भी तो आएगा। बिकॉज कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या था? कैपेसिटेंस का मीनिंग था कि कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। अगर मेरे पास कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने के लिए, तो मेरे पास भी कैपेसिटेंस हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो हेडिंग क्या लिखी हुई देखिए, कह रहे हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड का मतलब क्या सिखाया था मैंने? आइसोलेटेड का मतलब होता था कि जिसको कोई और टच ना कर सके। इतनी सी तो बात थी, अपन इसमें क्लियर है ना? तो चलो इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बताओ? आपके पास पोटेंशियल का अगर कोई फॉर्मूला है तो हमारे पास कुछ जिसको नहीं आता है वो इतना तो जानता है कि सर किसी भी चार्ज कंडक्टर के कारण सरफेस पे सारे चार्ज होते हैं, और पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ द कंडक्टर विल बी KQ/R। यही तो होगा ना? और हमारा कैसा है भाई? कंडक्टिंग है, तो ये देखो सारे चार्ज कहां पर हैं? सरफेस पे हैं कि नहीं है? तो ये तो और मजेदार हो गया, इसकी नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है कि नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब अपन इसको अच्छे से कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? V इज इक्वल टू 1/4πε0, that is nothing but K, and total charge on the conductor will be Q and the radius of the sphere will be, ये तो आता है हम लोग को, है ना? कोई टेंशन नहीं, कैपेसिटेंस बनाते हैं। ठीक, फिर से वही पुराने वाले फॉर्मूले पे जाएंगे। क्या था? C इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? C इज इक्वल टू Q/, ठीक है, जरा पुट करते हैं, Q हो गया। आप देखो क्या होने वाला है। एक लाइन लिखवाई थी मैंने जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, तो मैंने लिखवाया था कि जो कैपेसिटेंस होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। याद है? एक लाइन हमने हाईलाइट करके कहा था, याद कर लेना। ठीक है, अब देखो प्रूफ कर रहा हूं। ये कैसे करता हूं? क्या हो जाएगा बेटा? ये Q कौन, ये कहां जाएगा? ऊपर। ये कहां जाएगा? ऊपर। ये तो गया, अरे ये तो चार्ज ही गया। समझ में कुछ आया? ये तो हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया, और ये शो करता है कि भैया हमारा जो है कैपेसिटेंस तो इंडिपेंडेंट हो गया पोटेंशियल के और चार्ज के। समझ में आया? तो ये लिख लीजिए। अब अगर हमने यहीं से एक सवाल बना दिया, फिर से देखो, जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग क्यों पढ़ते हैं, याद है ना? हम लोग को अपना एम हमेशा याद होना चाहिए। हम लोग सवाल के लिए पढ़ते हैं, है ना? तो सवाल में क्या ही पूछ देंगे, कुछ अलग तो करेंगे, इतना आसान तो नहीं पूछेंगे। तो कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है? कह देंगे अगर हमने क्या कर दिया, इसको मीडियम में प्लेस कर दिया, इफ प्लेस्ड इनसाइड अ, तो मीडियम में क्या बदलता है? सिर्फ परमिटिविटी तो बदलती है। तो क्या हम उसका फॉर्मूला लिख लेंगे? लिख सकते हैं ना? क्या हो जाएगा? हमने सिखाया हुआ है कि जब भी सराउंडिंग में क्या एयर है तो फ्री स्पेस हो गया, उसमें परमिटिविटी का एक्चुअल में फॉर्मूला आपको सब कुछ पता होना चाहिए। परमिटिविटी क्या होता है? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है। एप्सिलॉन इज इक्वल होता है एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कि फ्री स्पेस का ये होता है 1, दैट इज व्हाई दिस इज, समझ में आया? इसीलिए हमारे फॉर्मूले में ये यहां पर दिखता है।
तो जैसे मीडियम में जाएंगे, इन मीडियम एप्सिलॉन नॉट इज नॉट इक्वल टू, ये होता है एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन, ठीक है, ये हो गया। तो अब फॉर्मूले में बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा, तो यही c इज इक्वल टू हो जाएगा 4 बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू, बस याद कर लो इसको, इतना सिंपल है, ठीक है, कर लेंगे ना। चलो आगे बढ़े। तो डिपेंडेंसी वाली लाइन लिखवा दी, दोबारा लिखवाना है क्या? क्या लिखोगे, ये क्या लिखोगे? साइज एंड शेप मैंने लिखवा दिया था, है ना, सराउंडिंग लिखवा दिया था, प्रेजेंस ऑफ अदर कनेक्टर लिखवा दिया था, ये सब पहले लिखवा दिया है। तो अगर एक बार लिखा है तो मत लिखना, अगर नहीं लिखा तो लिख लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ तक नोट हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये तो मतलब मैंने लिखवाया है, अगर नहीं लिखा है तो प्लीज नोट कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कभी असर्शन रीजन में आपके साथ खेल सकते हैं, लेकिन अभी तो इतना आसान भी नहीं पूछना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया तो क्या पता, है ना। चलो आगे बढ़ जाएं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा अलग सिनेरियो करते हैं, करें। देखिए अब हमने क्या कर लिया भैया, एक स्फेरिकल शेल दिख रही होगी तुमको, शेल मतलब क्या होता है, अंदर से खोखला स्फीयर। अब ये कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, एक अंदर है और एक बाहर है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आउटर स्फीयर को हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। इससे क्या फायदा होगा, याद है कुछ आपको, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला केस याद होना चाहिए, उसमें हम लोग ने अर्थ किया था, याद है, जब हम लोग निकालते थे कि अगर किसी भी चार्ज कंडक्टर के विसिनिटी में हम दूसरा कंडक्टर प्लेस कर देते हैं तो क्या होता था, यहाँ पर एक को हम अर्थ करते थे, जिससे कि अंदर की तरफ क्या होता था, इंड्यूस होता था हमारा एक पोलैरिटी, और यहाँ पर पॉजिटिव, इससे बनता था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आपने इसकी वीडियोस देखी नहीं है, मैंने अभी इसको वीडियो अपलोड भी नहीं किया, मैं इसको सीधे स्लाइड पे जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी ये इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने क्लियर किया हुआ, इसके पहले लेक्चर में मैंने यही चीज बताई थी आपको, ठीक है। हाँ यही तो है, ये जस्ट इसके पहले देखो अर्थिंग करी है ना हम लोग ने। क्यों अर्थिंग करते थे, क्योंकि हमारे पास पहले यहाँ एक पोलैरिटी आ जाती थी 1 2 3 4 पे, याद आ रहा होगा धीमे धीमे। अब ये फोर्थ वाले को ये एक्स्ट्रा है, इसकी वजह से पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा है, V प्लस ऐड हो रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग ने इस वजह से रिमूव किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, ये किया था हम लोग ने। तो वैसे ही यहाँ पर भी करना चाहते हैं, बिकॉज वी वांट टू मेक इट अ कैपेसिटर। तो यहाँ पर देखो कैपेसिटेंस तभी होता है, आपको याद है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, जो कंडीशन हुआ करती थी। यहाँ देखो माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, इसको अर्थ कर दिया, अर्थ कर दिया तो मतलब बाहर की तरफ कोई भी चार्ज नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो देखिए व्हेन चार्ज क्यू इज गिवन टू द इनर स्फीयर, और मैंने क्या सिखाया, जितना चार्ज होगा उतना ही इंड्यूस कर सकते हो, याद है कुछ कुछ। एक स्टेटमेंट बोला था मैंने, जब एक हम लोग ने क्वेश्चन करा था सॉल्व, एक क्वेश्चन क्या था भाई, हमारे पास 3 अलग अलग प्लेट हुआ करती थी, उसमें हम लोग किसी एक के ऊपर देख रहे थे इफेक्ट क्या हो रहा है बाकियों की वजह से। तो मैंने क्या सिखाया था कि अगर हमारे पास कोई भी एक प्लेट है जिसके ऊपर चार्ज अगर प्लस क्यू है, तो बगल में अगर कोई लेकर के आओगे तो उसमें जो इसके साइड में जो आपका सरफेस होगा उस पर माइनस क्यू चार्ज ही इंड्यूस होगा, मतलब जितना चार्ज इसके पास होगा उतना ही इंड्यूस करेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर इस पे क्यू चार्ज मैंने दिया तो ये बाहर वाले पर क्या करेगा, माइनस क्यू इंड्यूस करेगा। अब ये माइनस क्यू अंदर बाहर दोनों बढ़ रहा था, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कर दिया, एक अर्थिंग लगा दी, है ना, अर्थिंग लगा, जिससे कि अंदर वाले पे ही इंड्यूस हो सकता है, बाहर वाले पे इंड्यूस नहीं होगा। और इंड्यूस हमेशा अपोजिट नेचर वाला, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और रिपेल कर रहा है तो ये अर्थिंग से सारे के सारे भाग गए। तो बचा कितना, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू। क्या अब ये कैपेसिटर की तरह काम कर सकता है, हाँ कर सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, यही कंडीशन थी सबसे पहली जो हम लोग ने पढ़ी थी कि कैपेसिटेंस बनाने, कैपेसिटर बनाने की कंडीशन क्या है, ठीक है। देखो तो यहाँ क्या कह रहे हैं, आगे आगे कह रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, हमने अगर Q चार्ज दिया इनर स्फीयर को, और ये क्या होगा, ऑब्वियसली हम जब देते हैं चार्ज तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज देंगे तो प्रोटॉन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। देखिए अ चार्ज माइनस क्यू इज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर, द चार्ज प्लस क्यू इंड्यूस्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर फ्लोज टू द अर्थ एज इट इज ग्राउंडेड। क्या ये बात मैंने समझा दी है, ठीक है, कोई दिक्कत। आप बताओ इसके आगे, अब इसका इक्वेशन लिखना है तुमको, लिख सकते हो क्या इन टर्म्स ऑफ, बिना आप चार्ज के भी लिखना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है।
आप चाहो तो पोटेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो ट्राई करिए पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना या फिर चार्ज के फॉर्म में लिखना, ट्राई करिए, गलत ही लिखने कह रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। ठीक है, पहले इनर करोगे कि आउटर करोगे, इनर कर लो, करो, क्या करोगे, फॉर्मूला V1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, तो V1 मान लेते हैं, लेट द पोटेंशियल एट द इनर सरफेस विल बी V1, इसको मान लो, है ना, कर लो सॉल्व, क्या करना है। तो पोटेंशियल ऑफ, नहीं याद है तो बोल दो, टाइम वेस्ट मत करो, मैं बता दूं, सबको नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है किसी को, चलो देखो फिर देखते हैं। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V1 कहाँ है, इनर पे। अच्छा, तो खुद के चार्ज का पोटेंशियल होगा, यस सर होगा, फॉर्मूला क्या है, K जो भी चार्ज है अपॉन जो हमारा रेडियस है जो भी कितना है R प्लस जो बाहर वाला है उसके तो अंदर है ना, और तो क्या होता है, स्फीयर के इनसाइड जो पोटेंशियल वो कांस्टेंट होता है, तो बड़े वाले का जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल तो अंदर भी होगा। ओके, तो ये हो जाएगा K माइनस क्यू अपॉन, यही तो है, इतना ही तो करना था इसमें, है ना। जो कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले लो, जो कॉमन नहीं ले सकते उसको, तो क्या के क्यू बाहर निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन, अब इसका आप एलसीएम ले लो, तो ये जाएगा आपका, बताओ, के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन R1, लो भाई हमने निकाल लिया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत। इसी प्रकार से हम आउटर के लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अब तो फॉर्मूला पता है ना हम लोग को। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कर रहे हैं, देखो, तो आउटर के लिए पोटेंशियल एट आउटर सरफेस कितना है, V2 माना है मैंने, तो खुद के चार्ज के कारण पहले लिखेंगे, तो K माइनस क्यू अपॉन अपना खुद का रेडियस प्लस जो अंदर वाला चार्ज है वो तो लगाएगा ना, उसके तो बाहर है, तो फॉर्मूला तो एक ही होता है ना, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R, कोई दिक्कत नहीं है, तो के क्यू अपॉन क्या आ जाएगा R2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है क्या हो जाएगा इसका, कर लो सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, वैल्यू हमको पता है, V की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू R2 माइनस अपॉन R1, ठीक है, और C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, पुट द वैल्यू। ठीक है, आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुटिंग करनी है। तो मैंने ये क्यों कराया, अगर ये होना था तो बिना किए आप जानेंगे कैसे। ठीक है, आप दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर डालिए, क्या हो जाएगा भाई, Q अपॉन के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ये कहां जाएगा ऊपर, Q से कट जाएगा, है ना, और K क्या होता है भैया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम उसको वैल्यू चलो अवेल कर देंगे, कोई नहीं, तो R1 R2 अपॉन क्या हो जाएगा K R2 माइनस R1, और K की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। जिसको नहीं आ रहा है वो K को 1 अपॉन 4 पाई, क्या सिखाया था, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो 4 पाई एप्सिलॉन कहां जाएगा, ऊपर, है ना, तो यहां लिख देंगे इनटू R1 R2 अपॉन, बस हो गया, आंसर आ गया कि नहीं आ गया सबका। तो नाउ वी नो कि स्फेरिकल कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होती है। अब हमें दोबारा इतना भयंकर डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार करना है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ जब हमें डेरिवेशन अगर पूछा जाएगा तो आगे बढ़ जाएं। ये इसको एक मान लो नोट्स में हाईलाइट कर, ठीक है, तुम बताओ, डिनोमिनेटर आगे बढ़े, चलो ये हम लोग कर लेंगे, देखो टाइम तो हो गया तुम लोग का। ठीक है, छोड़ दें, चप कर लो एक को फिर जाना। ठीक है, चलो
क्या है, इनर स्फीयर इज अर्थ, मतलब वही सेम केस है, बस अब इस बार क्या कर दिया, अंदर वाले स्फीयर को अर्थ कर दिया हमने और अब बाहर वाले को सप्लाई कर, तो बाहर वाले सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हाँ हाँ भैया अभी कर दे रहे।